हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके चैनल ब्रेन फूड में। इस वीडियो में हम जो बीए प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं सेकंड सेमेस्टर के, जिनका डिसिप्लिन सब्जेक्ट में पॉलिटिकल, इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स का जो सब्जेक्ट है उसके यूनिट सेकंड के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसमें मैंने आपको पहले ही है ना, इसके जो चैप्टर फर्स्ट है यूनिट सेकंड में दो चैप्टर हैं, जिनमें से मैंने आपको चैप्टर जो फर्स्ट है भारतीय संविधान में आधारभूत तत्व, जिसमें मैंने आपको संविधान की विशेषताएं, संविधान के बारे में बताया था, मतलब ये चीज़ के बारे में मैंने आपको डिस्कस किया था। और साथ ही मैंने आपको ना चैप्टर जो सेकंड था ना, उसमें मैंने मौलिक अधिकार, मैंने आपको कहा था कि इसकी मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड करके ये चैप्टर आपको पढ़ाऊंगी। जिसके फर्स्ट पार्ट में तो मैंने आपको मौलिक अधिकार जितने थे 12 से लेकर 32 तक के, उतने सब कंप्लीट करवा दिया। अब इस वीडियो में हम जो राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है ना, उनके बारे में पढ़ेंगे, जो मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व के मध्य वाद विवाद। अब हम इस चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। और अगर इससे पहले आपने ये जो मेरे चैप्टर फर्स्ट और जो चैप्टर सेकंड का जो फर्स्ट पार्ट है उसको नहीं देखा होगा तो वो देख लेना, इसके बाद ये वीडियो देख लेना, क्योंकि ये सीक्वेंस वाइज है, जिससे कि आपको समझ में भी अच्छे से आएगा। ओके, आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। अब पहले हम जानेंगे, अब हम नीति निर्देशक तत्वों के बारे में इसमें डिस्कस करने वाले, क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया कि मौलिक अधिकार हमने डिस्कस कर चुकी हैं, तो हम नीति निर्देशक तत्वों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहले हम ये जानेंगे ना कि जो नीति निर्देशक तत्व है वो है क्या, और इसका मतलब ये होते क्या है, इसके बारे में हम पहले ये जानेंगे। तो आइए मैं आपको पहले है ना, मैं आपको थोड़ा सा ना ओवरव्यू दे देती हूँ कि हम किस स्टेप से स्टडी करने वाले हैं। जैसे पहले हम ये देखेंगे कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं क्या, फिर हम देखेंगे कि इसके उद्देश्य क्या हैं, फिर हम देखेंगे ना कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मतलब विचारकों ने जो डिवाइडेड किए कर दिया है ना, उदारवादी सिद्धांत हो गया या समाजवादी या गांधीवादी, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे इस स्टेप से। फिर हम देखेंगे कि मौलिक अधिकार राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में डिफरेंसेस क्या हैं, और फिर हम देखेंगे कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व की आलोचनाएं क्या क्या है। तो हम इसी टाइप से स्टडी करेंगे। तो आइए पहले हम देखते हैं कि राज्य के निर्देशक तत्व हैं क्या। तो जो राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व होते हैं ना, वो एक ऐसे अधिकार होते हैं ना जो सरकार को है ना क्या करती है, वो जनता को देना चाहती है। बट जब हमारा संविधान निर्माण हो रहा था ना, तो उस टाइम मतलब चाहे आप फाइनेंशियल कंडीशन समझ लीजिए, तो उस टाइम ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाया था कि जो सरकार है वो ये अधिकार क्या कर सके, सभी को प्राप्त करवा सके। क्योंकि हमारे BN राव थे, उन्होंने ना 2 टाइप से ना वो कहा था कि हाँ, हमारे जो मूल अधिकार होंगे वो 2 तरीके के होंगे। एक तो हमारे जो मौलिक अधिकार भाग 3 में हमें प्राप्त हो रखे हैं, और ऐसे हमारे जो नीति निर्देशक तत्व है वो भाग 4 में रखे गए थे। कि और इसमें क्या बाउंडेशन लगा दी कि जो नीति निर्देशक तत्वों का अगर हनन भी होता है ना, तो आप क्या नहीं कर सकते, सर्वोच्च न्यायालय में जाकर अपील नहीं कर सकते हो। इसके लिए ये सरकार के ऊपर डिपेंड करता है कि सरकार देना चाहती है कि नहीं देना चाहती है। तो इस टाइप से ये कंडीशन रखी गई थी। परंतु जो मौलिक अधिकार होते हैं उनको तो सरकार को ज़रूर देना ही होता है, और अगर सरकार इसमें कोई भी कमी करती है तो क्या करते हैं हम, जो हमारा जो अनुच्छेद 32 था, जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसमें क्या कर रहा था कि इसके अंदर हम क्या कर सकते थे, सुप्रीम कोर्ट में जाकर हम बोल सकते हैं कि हमारे इस अधिकार का हनन हो रहा है। तो इसके लिए सरकार वो क्या करती थी, सुप्रीम कोर्ट वो जो भी नियम होते थे, अगर उसके अगेंस्ट कुछ नियम बनाए जाते थे तो उनको हटा देती थी। तो यही चीज़ थी। परंतु जो नीति निर्देशक तत्व थे, जैसे कि आप इसके अंदर आप पढ़ेंगे कि ग्राम पंचायतों का संगठन करना या विधवा पेंशन स्टार्ट करना, इस टाइप से नीति निर्देशक तत्व होते हैं। तो ये सरकार के ऊपर डिपेंड करता है कि सरकार ये अधिकार आपको देना चाहती है कि नहीं देना चाहती। इसके ऊपर इसके लिए ना आप सरकार को क्या नहीं कर सकते, फोर्स नहीं कर सकते हैं। तो यही चीज़ है इसके अंदर। तो आपको मैं इन शॉर्ट वे में बता दें कि जो राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो हैं क्या, तो आपको इससे पता चल गया होगा। और अब मैं इसके बारे में बताती हूँ कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है ना, वो हमारे जो संविधान है उसके पार्ट किस में है, उसमें किस में उल्लेखित कर रखा है, इसको पार्ट 4 में कर रखा है। फिर ऐसे ही जो हमारा ये जो नीति निर्देशक तत्व है वो कहाँ से लिया गया है, जैसे हमारे जो मौलिक अधिकार थे वो USA से लिए गए थे, तो जो नीति निर्देशक तत्व है वो कहाँ से लिए गए थे, वो हमारे आयरलैंड से लिए गए थे। ये आयरलैंड से हमने प्राप्त किए थे। तो ये और जो ये हमारे जो नीति निर्देशक तत्व है ना, इसका अनुच्छेद है ना कितने से कितने तक कर रखा है, 36 से लेकर 51 तक इसका उल्लेख कर रखा है। अब इसके बारे में हम एक एक को डिस्कस करेंगे, बट किस विचारों से, जो हमारे गांधीवाद विचारधाराएं हैं, जो समाजवाद है और जो उदारवादी सिद्धांत है, उनके ऊपर डिस्कस करेंगे इनको कि किस टाइप से इसको डिवाइडेबल कर रखा है। तो जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व से ना, आशय मैंने आपको यहाँ पे लिख भी रखा है कि संविधान द्वारा राज्य को निर्देश दिया गया है ना कि राज्य किस प्रकार के तत्वों पर अपनी नीतियों का क्या करेगा, निर्धारण करेगा, और राज्य इन तत्वों को ध्यान में रखकर अपनी नीतियां बनाता है।
और उन नीतियों से देश का क्या करता है, संचालन करता है, कि वो जो मतलब राज्य करना चाहती है, जो राज्य अधिकार देना चाहती है, वो इसके अंतर्गत क्या करते हैं, नीति बनाई जाती है, जो क्या होते हैं, लोगों के लिए एक तरीके से कल्याणकारी होते हैं, जो लोगों को समाज की भलाई के लिए होती है नियम। और इसके लिए क्या नहीं हो सकता, ये जैसे हमारे मौलिक अधिकार तो हमें दे दिए गए, हमें जन्म से ही प्राप्त हो जाते हैं मौलिक अधिकार, परंतु जो नीति निर्देशक तत्व होते हैं ना, वो हमें जन्म से प्राप्त नहीं होते हैं, वो सरकार उसको क्या करते हैं, एक तरीके से लागू करते तब वो हमें प्राप्त होते हैं। तो यही चीज़ें हैं। तो भारत के संविधान के अंतर्गत है ना, नीति निर्देशक तत्व उल्लेखित किए गए हैं, और इन तत्वों को राज्य का क्या करते हैं, कर्तव्य बनाया गया है। इट मीन्स वो क्या है, इसके लिए एक ड्यूटी है इसके लिए, जैसे कि। और जो मौलिक अधिकार और जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है ना, वो आपस में सहवर्ती हैं, अर्थात एक तरफ नागरिकों को अधिकार दिए गए हैं, तो दूसरी तरफ राज्य को नीति बनाने का निर्देश भी दिया गया है। जिन अधिकारों का ना उल्लेख किसमें है, भाग 3 के अंतर्गत है, इसमें मौलिक अधिकार का उल्लेख है, के अंतर्गत मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। और अधिकार को पूरा करने के लिए, दायित्व को पूरा करने के लिए किसमें उल्लेख है, भाग 4 में, जिसमें हमने नीति निर्देशक तत्वों को क्या कर रखा है, दे रखा है। तो यही चीज़ है कि एक तरफ तो ये अधिकार हैं, और अधिकार को पूरा कराने के लिए एक तरीके से जो नीतियां बनाई गई हैं वो भाग 4 में है। तो यही कहा गया है ना, इस कारण से एक दूसरे के क्या है, सहवर्ती हैं, एक तरीके से एक दूसरे की पूरक है। इसलिए माना जा सकता है ना कि अगर राज्य अपनी नीतियों को बनाने में इन तत्वों की सहायता लेता है ना, तो नागरिकों को है ना मौलिक अधिकार स्वतः ही प्रदान हो जाते हैं। मतलब ये नहीं है कि स्पेशली आपको ये प्रदान किए जाएंगे, कोई नीति बनाई जाएगी तभी आपको मौलिक अधिकार प्राप्त होंगे। अगर सरकार अपनी नीतियों को अच्छे से ऐसे मतलब अच्छे से क्या करती है, रेगुलेट करती है, अगर वो उसके अंदर मौलिक अधिकारों को क्या नहीं करती, बाधा आने लायक कोई नीतियाँ नहीं बनाती, तो जो मौलिक अधिकार होते हैं वो हमें खुद पे खुद ही मिल जाते हैं। जैसे अगर जो राज्य अगर कोई भी नीति बनाएगी, उससे हमारे स्वतंत्रता का अधिकार या हमारी जो समानता है उसको ठेस नहीं पहुंचेगी, तो हमें जो मौलिक अधिकार में ये दिए गए हैं, स्वतंत्रता, समानता, तो ये हमें स्वतः ही प्राप्त हो जाएंगे। ऐसा तो नहीं कि सरकार हमें ये स्पेशली आकर ये कानून बनाएगी तो ही हमें प्राप्त होते हैं, ये हमें क्या हो जाते हैं, खुद ही जो है ना वो प्राप्त हो जाते हैं हमारे मौलिक अधिकार। और मैंने आपको बताया भी कि जो मौलिक अधिकार है वो हमारे जन्म के बाद से ही प्राप्त हो जाते हैं। जैसे हमारा जन्म होता है उसके बाद से हमें ये मौलिक अधिकार मिल जाते हैं। जैसे कि अगर आपका भारत के अंदर जन्म होता है तो आपको आपकी नागरिकता मिल जाती है भारत की, जैसे कि आपके माता पिता को अगर यहीं पे होते हैं और आप अगर यहीं पे आपका जन्म होता है तो उसके अकॉर्डिंगली आपको क्या हो जाती है, नागरिकता भारत की मिल जाती है। उसी टाइप से आपको ये मौलिक अधिकार भी बचपन से ही प्राप्त हो जाते हैं। तो अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व आखिर हैं क्या। अगर अब आपको राज्य के नीति निर्देशक तत्व समझ आ गए हैं तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें। तो अब हम देखते हैं कि जो नीति निर्देशक तत्व के क्या क्या उद्देश्य हैं, कि जो नीति निर्देशक तत्व का आखिर मोटिव क्या होता है, इसको ये जो हमारे जो मूल अधिकार दिए गए हैं नीति निर्देशक तत्व के तौर पर, तो इसका आखिर उद्देश्य क्या है, इसका मोटिव क्या है। तो जो इसका उद्देश्य होता है ना, कि ये क्या करती है, एक तरीके से लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करती है, सामाजिक और आर्थिक न्याय की क्या करती है, प्राप्ति करवाती है। इसका क्या उद्देश्य होता है, एक तरीके से समाज की भलाई करना, लोगों का क्या करना, कल्याण हो जिससे कि, तो इसका ये मोटिव रहता है। दूसरा इसका ये है कि जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने ना नीति निर्देशक तत्वों का मुख्य उद्देश्य क्या था, कि जन कल्याण वाली सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करना, कि जिससे क्या हो, लोगों का कल्याण हो, जन कल्याण हो, ऐसी सामाजिक व्यवस्था का क्या करना था, निर्माण करना था। इसका ये भी उद्देश्य था नीति निर्देशक तत्व के उद्देश्य से। थर्ड इसका है कि जीवन स्तर को ऊंचा करना, जिससे कि क्या हो, लोगों का जीवन स्तर क्या हो, लाइफ स्टाइल क्या हो, एक तरीके से अच्छी हो सके। थर्ड इसका फोर्थ है अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना। इसके अंदर आप ना इसके देखेंगे अनुच्छेद, अगर मैं जब आपको पढ़ाऊंगी ना तो उसके अंदर ये आपका अनुच्छेद कुछ 51वां अनुच्छेद है, जिसके अनुसार है ना क्या है, अंतर्राष्ट्रीय शांति को क्या किया गया है, बढ़ावा दिया गया है 51वां अनुच्छेद के अनुसार। तो इसका एक ये भी मोटिव है। बाकी आप इसके अंदर और भी मोटिव लिख सकते हैं अपने आप से भी, जैसे कि मैंने आपको बताया भी। अब हम देखते हैं कि जो नीति निर्देशक तत्वों को है ना, विभिन्न विचारकों ने विभिन्न भागों में वर्गीकृत किया है। अब इसको किस टाइप से, एक तरीके से डिवाइडेबल किया गया है, इसको 3 टाइप से डिवाइडेबल किया गया है। एक तो उदारवाद, दूसरा है समाजवाद, थर्ड है आपका गांधीवाद। तो मैं ना इसको ना आपको ना एक्सप्लेन करके अच्छे से बताऊंगी एक एक करके अनुच्छेदों के अकॉर्डिंगली। जो आपके अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक का उल्लेख किसमें किया गया है, नीति निर्देशक तत्व पार्ट 4 में किया गया है। तो इनके मैं एक एक करके इनको डिवाइडेबल करके बताऊंगी कि कैसे ये उदारवाद की तरफ सोच कर बढ़ावा देता है, या समाजवाद की तरह है, या गांधीवाद की तरह है। तो पहले हम देख लेते हैं नीति निर्देशक तत्वों का ना सबसे पहला उद्देश्य क्या है, कि जो कि समाजवादी एक आर्थिक विचारों से प्रभावित था। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक कल्याणकारी राज्य का था, मतलब इसका उद्देश्य क्या था, कि एक कल्याणकारी राज्य का एक तरीके से बढ़ावा देना, उसके अकॉर्डिंगली क्या करना, नीतियों को बनाना। दूसरा इसका उद्देश्य है कि नीति निर्देशक तत्वों ने गांधीवादी विचारों को भी प्रभावित किया। ये जो गांधीवाद विचारधारा है ना, ये यही है कि जो गांधी जी चाहते थे कि ये चीज़ हो, उनकी विचारधाराओं को क्या करता है, प्रोत्साहित करता है, और उस टाइप की क्या होता है, नीतियाँ बनाई जाती हैं। थर्ड इसका उद्देश्य है कि जो नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख क्या होता है, इसका उद्देश्य है कि
उदारवाद, एक ऐसे कल्याणकारी राज्य का होना ना, एक तरीके से लिबरल होना, कि ये नहीं कि किसी और की तरफ ज़्यादा झुकाव हो या किसी की तरफ कम झुकाव हो, मतलब लिबरल होना, उदारवाद होना, और जिसमें लोगों के कल्याण के लिए क्या किया गया एक तरीके से बताया गया है। भाग 4 में मैंने आपको जैसे बताया कि नीति निर्देशक तत्वों का जो उल्लेख है वो पार्ट 4 में किया गया है, संविधान के 36 से लेकर कितने अनुच्छेद तक, 51वें अनुच्छेद तक किया गया है। अब हम देखते हैं एक एक करके समाजवादी सिद्धांत के ऊपर, कि जो समाजवादी सिद्धांत के अंदर ये होता है ना, कि क्या होता है इसके अंतर्गत, यही चीज़ है कि जो समाज की भलाई के लिए जो बनाए जाने वाले जो चीज़ें होती है, जो नियम होते हैं, उनके बारे में बताया गया है। अब ये आपका जो अनुच्छेद 38 है, इसमें क्या है कि राज्य को लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाना, जिससे नागरिकों को क्या हो, सामाजिक आर्थिक विकास और राजनीतिक न्याय मिल सके। तो इसके अंदर लोक कल्याण की बात की गई है, लोगों के कल्याण के ऊपर बात की गई है। तो ये कौन सोच सकता है, ये सरकारी सोच सकती है समाज की भलाई के लिए, तो इसके लिए इसको किस में रखा गया, समाजवादी सिद्धांत के तौर पर रखा गया अनुच्छेद 38 को। ऐसे जो आपका अनुच्छेद 39 है वो किस में रखा गया आपका, ये भी समाजवादी सिद्धांत में रखा गया, जिसमें समान न्याय, शुल्क, विविध सहायता, समान कार्य करने के लिए समान वेतन की व्यवस्था की, जो पुरुष हैं और जो मतलब महिलाएं होती हैं उनके वेतन में क्या ना किया जाए, अंतर ना किया जाए। तो ये कौन सोच सकता है, ओनली समाजवादी सिद्धांत के ऊपर ये क्या करता है, डिपेंडेबल होता है। तो आप ये लॉजिक लगा कर भी ले सकते हैं, इसके अनुच्छेद को आप जैसे पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ समाजवाद में या गांधीवाद विचारधाराओं में है या ये उदारवादी विचारधाराओं में है। तो अब अनुच्छेद 41 ऐसे ही आपका कि कुछ दशाओं में काम, शिक्षा, लोक सहायता पाने का अधिकार, जैसे कि मान लो कि महिलाएं हैं तो थोड़ा सा उनको एक तरीके से सपोर्ट किया जाए किसी भी शिक्षा के क्षेत्र में। आप देखते हुए जो सरकार होती है वो हमें जो गर्ल्स होती हैं उनको क्या करते एक तरीके से सपोर्ट करते हैं शिक्षा के क्षेत्र में या किसी भी सहायता के क्षेत्र में। तो यही चीज़ अनुच्छेद 41 के अंदर जो कि समाजवादी सिद्धांत के ऊपर क्या है, डिपेंडेबल है। अनुच्छेद 42 ऐसे ही है कि काम की न्याय संगतता और मनोवंचित दशाओं और प्रस्तुति सहायता पाने का अधिकार। इनमें जो एक तरीके से जो विधवा होती हैं उनको ये क्या करना, एक तरीके से उनकी हेल्प करना, या बूढ़े बुजुर्ग होते हैं उनको अधिकार कुछ अलग से प्राप्त किए जाना। तो ये भी अनुच्छेद 42 के अंदर, और ये भी हमारे जो समाजवादी जो हमारे सिद्धांत होते हैं उनके अंतर्गत आता है। अब मैं आपको नीचे बताऊंगी कि कैसे अदर जो उदारवादी और गांधीवाद है वो अलग अलग कैसे हैं इनसे। आप है ना ऐसा सोच रहे होंगे कि आखिर में ये आपको क्यों बताया जा रहा है कि ये नीति निर्देशक तत्वों के जो विचारकों ने जो मतलब वर्गीकृत किया है, ऐसा क्यों दे रखा। तो ये ना आपसे ना पेपर में इस टाइप से क्वेश्चन बन जाते हैं कि नीति निर्देशक तत्व के जो विचारक हैं, जैसे उदारवादी, जो समाजवादी, गांधीवादी, इन सब के बारे में मतलब आपको डिफाइन करना होगा। तो ये आपको पता होंगे तभी तो आप डिफाइन कर पाएंगे ना कि कौन सा अनुच्छेद किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है। तो इसलिए मैंने इन्हें जो अनुच्छेद है उनको इसी अकॉर्डिंगली डिवाइडेबल करके लिखवा रखा है कि जो समाजवादी में है सिद्धांत के अंदर अंतर्गत आता है उस अनुच्छेद को मैंने अलग लिखवा रखा है। फिर ऐसी जो उदारवादी है उनका अलग, और जो गांधीवादी विचारधाराओं के हैं उनको अलग अनुच्छेद में कर रखा है, जिससे कि ये डिवाइडेबल हो जाए, आपको पढ़ने में भी आसानी हो। तो आइए अब हम 43 जो अनुच्छेद है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। इसमें क्या है कि निर्वाह मजदूरी, गांव में कुटीर उद्योग का प्रोत्साहन देना, कि एक तरीके से लोगों को जीने तक मतलब जीने लायक तो क्या हो सके उनको मजदूरी दी जाए। ऐसा ना हो कि कोई भूखे मतलब जिनको जीने का आधार ही ना हो, जिससे कि क्या हो एक तरीके से आपका पालन पोषण ना हो पाए। तो ऐसा निर्वाह मजदूरी देना जिससे कि आप अपना निर्वाह कर सके, अपना खर्चे निकाल सके। तो इस टाइप की, तो ये भी क्या होता है, ये भी समाजवादी सिद्धांत के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है आपका, अब इसके अंदर देखना 47 अनुच्छेद। ये क्या है कि इसमें पोषण आहार स्तर, जीवन स्तर को ऊंचा करना, इट मीन्स इसमें ना जो हमारे वाइन या जो शराब होती है इन पे क्या होता है एक तरीके से प्रतिबंध लगाते हैं। तो ये भी समाज के लिए कल्याण के लिए होता है। तो ये भी हमारा समाजवादी सिद्धांत के अंतर्गत आता है, अनुच्छेद 47। ओके, अब हम देखते हैं गांधीवादी सिद्धांत। अब एक गांधीवादी सिद्धांत क्या है, जैसे मैंने आपको बताया समाजवादी सिद्धांत क्या है कि जिसमें कि समाज के कल्याण के लिए आपके बारे में मतलब सोचा जाए, जिस अनुच्छेद को नीतियों को बनाया जाए। अब ऐसे ही जो गांधीवादी सिद्धांत है इसके अंतर्गत क्या आता है, ये इसके अंतर्गत आते हैं ना जो गांधी जी चाहते थे कि हमारे समाज में ऐसी चीज़ें हों, कुछ ऐसे तत्वों को जोड़ना चाहते थे जिससे कि हमारा जो है हमारा समाज एक अच्छा हो सके। तो इनके सिद्धांतों को इसके अंतर्गत लिया गया है। तो इसके अंतर्गत गांधीवाद का कहना था ना कि कुछ ऐसे तत्व जिनको प्राप्त करके ही भारत को क्या किया जा सकता है, स्वतंत्र किया जा सकता है। तो गांधी का यह मानना था कि ग्रामीण विकास के बिना देश का विकास कर पाना क्या नहीं है, संभव नहीं है। तो इसके अंतर्गत अब यही आपने देखा कि अनुच्छेद अब इसमें 40 दे रखा है। इसमें इसके अंदर क्या है कि ग्राम पंचायतों का गठन करना,
कि जो ग्राम पंचायत होते हैं उसको बनाना है, तो इसका इनका ये इस सिद्धांत के अंतर्गत रखा गया अनुच्छेद 40 को। ऐसे ही आपका जो 43 था, मैंने आपको बताया था कि 43 इसमें क्या था आपका, कि जिसमें था कि निर्वाह मजदूरी देना। तो क्या गांधी जी नहीं चाहते थे कि लोगों को एक तरीके से निर्वाह मजदूरी मिल सके, तो ये भी चाहते थे। तो इस अनुच्छेद को भी हम इसके अंतर्गत रख सकते हैं कि इसका उद्देश्य क्या था, ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों क्या करना, प्रोत्साहन देना, जो छोटे उद्योग होते हैं उनको एक तरीके से प्रोत्साहित करना। तो ये भी गांधी जी का एक तरीके से, क्योंकि उन्होंने कह रखा है कि ग्रामीण विकास जब तक ग्रामीण विकास नहीं होगा, जब तक क्या नहीं हो पाएगा, हमारे देश का विकास नहीं हो पाएगा। तो इस वजह से भी ये चाहते थे। ऐसे हमारा जो अनुच्छेद 46 है वो उसमें होता है कि SC ST इनको भी, तो जो दलित लोग थे उनको क्या करना चाहते थे, एक तरीके लेवल में लाना चाहते थे, जो मतलब समाज के सही वर्ग के लोग होते हैं उनके लेवल तक लाना चाहते थे, जो हमारे ST SC ये जो लोग होते हैं उनको। तो गांधी जी का ये भी उद्देश्य था कि उनको क्या हो सके, एक तरीके से उनको शिक्षा प्राप्त हो सके, उनके हितों के बारे में सोचा जाए। तो इस अनुच्छेद के अंदर इसको हम किस अनुच्छेद उसमें रखेंगे, अनुच्छेद 46 को हम किस में रखेंगे, गांधीवादी सिद्धांत के अंतर्गत रखेंगे। ऐसे हमारा जो अनुच्छेद 48 है इसमें कृषि पशुपालन का गठन करना, तो ये भी क्या गांधी जी चाहते थे ना कि हाँ कि क्या हो सके, एक तरीके से कृषि को भी बढ़ावा दिया जाए। क्योंकि आपने देखा कि गांधीवाद का विचारधारा क्या थी कि एक तरीके से गांव का विकास करना, जिसमें चाहे वो हमारे ग्राम पंचायत हो या कृषि पशुपालन हो, चाहे वो आपका किससे, चाहे वो SC ST कैटेगरी से रिलेटेड हो, जिनको अच्छे से मतलब शिक्षा प्राप्त करवाना। तो ये सब किस में आते हैं, ये सब अनुच्छेद किसके अंतर्गत आते हैं, गांधीवादी सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। अब ऐसे ही आता है आपका उदारवादी सिद्धांत के अंदर। उदारवादी सिद्धांत का इसका मतलब क्या होता है, उदारवाद का मतलब ही होता है लिबरल होना। इनमें से एक तरीके से ना किसी की तरफ ज़्यादा झुकाव होना, ना ही एक तरीके से कठोर होना, ना ही ज़्यादा एक तरीके से सॉफ्ट होना। इससे पहले मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि कुछ अनुच्छेद क्या है ना कि दोनों में आ सकते हैं, कि मतलब दो उसमें, जैसे अब आपका ये 43 अनुच्छेद था, ये आपका किसमें था, निर्वाह मजदूरी होना। ये क्या है, समाजवाद के लिए, मतलब समाज के लिए भी कल्याणकारी है। और जो गांधीवादी क्या थे, गांधी जी सोचते भी थे एक तरीके से समाज क्या करना, निर्वाह मजदूरी देना, जो छोटे लोग कुटीर उद्योग होते हैं उनको क्या करना, प्रोत्साहित करना। तो ये चीज़ दोनों में आ गई। तो वैसे कई अनुच्छेद होते हैं जो दोनों में आते हैं। अब हम देखते हैं उदारवादी सिद्धांत को। उदारवादी के अंदर तो ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उदारवादी सिद्धांत पर आधारित है। अब वो कैसे, अब ये अनुच्छेद 44 आप देखिए इसे, कि नागरिकों के लिए सिविल संहिता, मतलब एक तरीके से सभी को क्या होना है, एक तरीके से समान मतलब सिविल संहिता होनी चाहिए। मतलब ये नहीं कि हिंदू मुस्लिम में डिफरेंसेस होना चाहिए, सभी के लिए इक्वल। तो ये कौन चाहेगा, ओनली कौन होगा, जो उदारवादी होगा, जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आखिर में कोई हिंदू है मुस्लिम है, जो सबके भलाई के बारे में सोचता हो। तो ये उदारवादी सिद्धांत के अंतर्गत आता है। ऐसी जो अनुच्छेद 45 है आपका, उसमें क्या है कि जो 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उनको क्या करना है, एक तरीके से मुफ्त शिक्षा प्रोवाइड करवानी है। और जो उनसे कम उम्र के जो बच्चे होते हैं उनको क्या करना है, एक तरीके से उनको स्वास्थ्य पे उनके ध्यान देना है। तो ये कौन सोचेगा, ओनली जो उदारवादी होगा, इसमें जो लिबरल होगा, ना कि वो कट्टर होगा, वो उसमें सबको ही आ जाता है, चाहे वो हिंदू है चाहे मुसलमान हो, उसमें सबको इन्वॉल्व होता है। तो इस वजह से ये उदारवादी सिद्धांत के अंतर्गत आता है। ऐसे आपका अनुच्छेद 49 है। इसके अंतर्गत 49 अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण करना। अब जो ये कौन सोच सकता है, वो भी उदारवाद सोच सकते हैं, क्योंकि उनको क्या नहीं होता है, एक तरह से आपने देख रखा होगा कि आपके मतलब हमारे जो देश होते हैं उसके अंदर, चाहे वो मुसलमानों के स्मारक हो, चाहे वो जमा मस्जिद हो, चाहे वो ताजमहल हो, चाहे लाल किला हो, कुछ भी, तो इन सबको क्या करा गया है, संरक्षित रखा गया है। ये नहीं देखा गया ना कि कौन किसका क्या है। तो इसके अंदर लिबरल होना चाहिए, तभी क्या हो सकता है, एक तरीके से इस अनुच्छेद को इसके अंदर रखा गया उदारवादी सिद्धांत के अंतर्गत। ऐसे आपका अनुच्छेद 50 है, जिसमें कार्यपालिका एवं न्यायपालिका क्या किया गया, पृथककरण किया गया, डिवाइडेबल किया गया इसके। अब ऐसे जो आपका अनुच्छेद 51 है उसके अंदर अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। इसमें क्या है, इट मीन्स अब जो लिबरल पर्सन होगा वही तो शांति रखेगा ना। ये तो नहीं कि जो झगड़े वाले पर्सन होते हैं वो शांति रखते हैं, जो या किसी भी बात पे गुस्सा करने लग जाते हैं, तो लिबरल पर्सन ही शांति रखते हैं। तो इस टाइप से आप इसको याद कर सकते हैं। तो यही चीज़ है कि उदारवादी सिद्धांत के अंतर्गत आपके ये सब अनुच्छेद आते हैं। तो अब आपने देख लिया कि आपके जो ये सिद्धांत थे, समाजवादी सिद्धांत हो गया, चाहे वो आपका, या फिर आपका जो ये गांधीवादी सिद्धांत या उदारवादी सिद्धांत, तो इसके अंदर कैसे कैसे अनुच्छेद आते हैं। अब आपने ये भी देखा होगा कि जो अनुच्छेद 45 है, अब इसके अंदर क्या है कि 6 से 14 साल के बच्चों को क्या करना, मुफ्त शिक्षा प्रोवाइड करना, उनसे जो कम उम्र के बच्चे होते हैं उनको स्वास्थ्य की सुविधा प्रोवाइड कराना। तो ये क्या समाजवाद के अंदर नहीं आ सकता, ये भी समाजवाद सिद्धांत के अंतर्गत आ सकता है। तो इस टाइप से आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। ऐसे ही जो अनुच्छेद हमारा 43 था, वो जिसमें निर्वाह मजदूरी था, तो ये क्या था, ये सिद्धांत किसके ऊपर था, ये समाजवादी सिद्धांत के अंतर्गत भी आ सकता है। और साथ ही साथ जो हमारे क्या थे, गांधी
गांधीवादी विचारधारा के अंतर्गत, गांधीवादी सिद्धांत के अंतर्गत भी आ सकता है 43 अनुच्छेद, क्योंकि गांधी जी भी चाहते थे कि गाँव में क्या हो, एक तरीके से निर्वाह मजदूरी मतलब इतनी प्राप्त हो सके, निर्वाह करने लायक क्या हो, मजदूरी प्राप्त हो लोगों को। तो यही चीज़ है, तो ऐसे करके हम देख सकते हैं। अब हमने ये तीनों पढ़ लिए, ये जो विचारकों ने नीति निर्देशक तत्वों को क्या किया था, वर्गीकृत किया था, उदारवादी सिद्धांत, समाजवादी और गांधीवादी। तो अब हमने इसको पढ़ लिया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट कि अब हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं कि मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में क्या डिफरेंसेस हैं, कि जो हमारे मौलिक अधिकार और नीति निर्देश, मैंने मौलिक अधिकार का आपको पहले ही पार्ट करवा चुकी है, पार्ट 3 में इसका वर्णन किया गया हमारे संविधान के पार्ट 3 में, और इसका पार्ट 4 में वर्णन किया गया। आपको मैंने पहले बता दिया है, ये हमारा आयरलैंड से लिया गया था, और ये हमारा किससे लिया गया था मौलिक अधिकार, ये हमारे यूएसए से लिया गया था। तो इसके मैंने आपको ये पहले ही बता चुकी, इसकी वीडियो मैंने आपको प्रोवाइड करवा दी, और इसका मैंने इस वीडियो में आपको बता रही हूँ। तो अब हम इसके अंतर को देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं। पहले आपको मैं बता दूं कि जो मौलिक अधिकार होते हैं क्या होते हैं, उनको न्यायालय का संरक्षण प्राप्त होता है। जैसे कि आप जानते हैं कि अगर आपके किसी भी मौलिक अधिकार का हनन होता है, आपको मैंने आर्टिकल 32 करवाया था, जिसमें क्या था, आर्टिकल 32 में यही था ना कि जो हमारे मतलब मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो हम क्या कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जाके अपील कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। तो इसके अंतर्गत यही था। तो यही बोला गया कि जो मौलिक अधिकार होते हैं उनको तो न्यायालय का संरक्षण प्राप्त होता है, लेकिन जो नीति निर्देशक तत्व होते हैं उनको क्या नहीं होता, न्यायालय का संरक्षण प्राप्त नहीं होता, क्योंकि ये सरकार की मर्जी होती है कि राज्य करवाना चाहती है कि नहीं करवाना चाहती है। करना चाहेगी तो भी ठीक है, और नहीं करना चाहेगी तो भी इसके ऊपर किसी को फोर्स करके ये करवाया नहीं जा सकता है काम को। ऐसे ही जो हमारा सेकंड डिफरेंस है वो है कि मौलिक अधिकार को पूरा करने के लिए राज्य को बाध्य किया जा सकता है, लेकिन नीति निर्देशक तत्व को नहीं किया जा सकता। जैसा कि मैंने आपको ऊपर भी बताया कि जो मौलिक अधिकार को पूरा करने के लिए सरकार क्या करेगी, एक तरीके से हमें जन्म के साथ ही प्राप्त हो जाते हैं। सरकार क्या करती है, इसके ऊपर दबाव डालते हैं कि हाँ इसको कंप्लीट करवाया जाए, और अगर कोई भी ऐसी नीति बनती है जो मौलिक अधिकार को हमारा हनन करती है, जो हमारे मौलिक अधिकारों के अगेंस्ट जो होती है, तो उस नीति को खत्म कर दिया जाता है। परंतु हमें मौलिक अधिकार पूरी तरह से हमें प्राप्त करवाए जाते हैं, और उसको पूरा करने के लिए क्या करते हैं, राज्य भी बाधित होता है, मतलब राज्य हमारा देश होता है वो भी बाध्य होता है, और नीति निर्देशक तत्वों में ऐसा नहीं होता। अब थर्ड डिफरेंस इसका ये है कि जो मौलिक अधिकार होते हैं नकारात्मक होते हैं, और जबकि नीति निर्देशक तत्व कैसे होते हैं, सकारात्मक होते हैं। इसमें बच्चों को बहुत मतलब डिफिकल्टीज होती है, ऐसे कैसे। अब जो मौलिक अधिकार नकारात्मक क्यों कहा गया है, हमारे लिए तो वो पॉजिटिव है, बट इसको नकारात्मक क्यों कहा गया है, इसे इसलिए नकारात्मक कहा गया है ना, क्योंकि जो राज्य होती है ना वो नीतियां बनाती है। अगर राज्य की कोई भी ऐसी नीति होती है जो क्या होती है, मौलिक अधिकारों के मतलब अगेंस्ट होती है, तो क्या करती है, मौलिक अधिकारों के अगेंस्ट होती है, तो वो नीतियों को खत्म कर दिया जाता है। मतलब मौलिक अधिकार क्या करती है, राज्य को काम करने से रोकती है, तो इसलिए वो क्या करती है, नकारात्मक होती है। परंतु जो नीति निर्देशक तत्व होते हैं कैसे होते हैं, सकारात्मक होते हैं। नीति निर्देशक तत्व क्या होते हैं, ना तो वो कार्य को रोकने के लिए मतलब वो करते हैं, ना ही इससे काम कोई रखते हैं राज्य का, और क्या होता है वो उसको सकारात्मक प्रभाव डालते हैं कि हाँ और काम ऐसे किए जाएं। परंतु नकारात्मक क्यों ऐसे होती है मौलिक अधिकार, वो राज्य को अगर कोई भी ऐसी नीति होती है जो मौलिक अधिकार को हनन करती है तो उसको करने से रोकती है, इसलिए वो नकारात्मक होती है मौलिक अधिकार। नेक्स्ट आपका मौलिक अधिकार जो है उसको लागू करने के लिए क्या होता है, कानून की जरूरत नहीं होती, वो हमें जन्म के साथ ही प्राप्त हो जाता है। उसमें कोई भी ऐसा नहीं होता कि आपको कोई कानून बनाया जाएगा और तब उसको अप्लाई किया जाएगा और वो तब आपको क्या होंगे, अधिकार मिलेंगे, वो राइट्स आपको प्राप्त होंगे, ऐसा नहीं होता। जैसे ही आप पैदा होते हैं, जैसे आपका जन्म होता है, जैसे आपको नागरिकता प्राप्त हो जाती है भारत की, वैसे आपको क्या हो जाता है, मौलिक अधिकार भी उसी टाइम से प्राप्त हो जाते हैं आपके, जो कि आपके कितने अधिकार थे मौलिक अधिकार, 6 अधिकार थे। पहले 7 हुआ करते थे, 7वां हटा दिया गया था, मैंने आपको पूरा बता रखा है उसके अंतर्गत जो वीडियो मैंने आपको प्रोवाइड करवा रखी है इससे पहले की, आप पार्ट 1 इसका ज़रूर देख लेना। अब फिफ्थ इसका डिफरेंस ये है कि ये व्यक्तिगत कल्याण को प्रोत्साहित करती है, जबकि जो नीति निर्देशक तत्व क्या होते हैं वो सामुदायिक के कल्याण को प्रोत्साहित करती है। आपने देखा होगा कि जो व्यक्तिगत इट मीन्स क्या है कि जो मौलिक अधिकार होते हैं हर एक व्यक्ति को दिए जाते हैं, हर एक पर्सन के पास वो अधिकार और राइट्स वो क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं। तो वो क्या करती है, एक व्यक्ति का कल्याण करते हैं। परंतु जो नीति निर्देशक तत्व होते हैं वो क्या होते हैं, वो समाज की पूरी समाज की भलाई को देखते हुए बनाए जाते हैं, तो इसलिए समुदायों के कल्याण को प्रोत्साहन करते हैं। इसमें एक ये डिफरेंस है। दूसरा इसका ये डिफरेंस है कि जो मौलिक अधिकार होते हैं वो यूएसए के संविधान से लिया गया है, जबकि जो नीति निर्देशक तत्व है वो कहाँ से लिया गया है, वो आयरलैंड से लिया गया है। तो आपने ये देख लिया। अब इसका 7th डिफरेंस ये है कि ये सरकार के अधिकार को बढ़ाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो नीति निर्देशक तत्व होते हैं क्या करते हैं, अधिकार को बढ़ाते हैं, क्योंकि वो सरकार को ऐसे कार्य करने के लिए और प्रोत्साहित करते हैं। परंतु जो मौलिक अधिकार होते हैं वो सरकार के महत्व को क्या करते हैं, घटाते हैं, क्योंकि वो ऐसी नीतियों को बनाने से उनको रोकते हैं जो कि उनके मौलिक अधिकारों को क्या करती है, हनन करती है। इस वजह से ऐसे ही है। तो आपने देख लिया। अब इसके मैंने कितने सारे आपको डिफरेंसेस कराए, मैंने आपको टोटल 7 डिफरेंसेस आपको मैंने करवाए हैं, तो आप इसको अच्छे से एक बार पढ़ लेना। ऐसे आपका है कि नीति
निदेशक तत्वों की आलोचना है। अब नीति निदेशक तत्वों की आलोचना क्यों की जाती है, आखिर में इसकी आलोचना किस बात पे की गई है, तो अब इसको हम देखते हैं कि जो नीति निदेशक तत्व है ना, उनका कई विचारकों के अनुसार है ना, जो नीति निदेशक तत्व होते हैं वो क्या होते हैं, वो नए वर्ष पर लेने वाली लोगों के उस संकल्प की तरह है ना, जो अगले दिन ही टूट जाते हैं, क्योंकि सरकार के ऊपर इसका दबाव नहीं होता कि इसको कंप्लीट करवाना है। तो ये कैसे होते हैं, एक तरीके से जैसे हम न्यू ईयर को क्या करते हैं, संकल्प लेते हैं, तो कैसे हमारा जो संकल्प होता है वो अगले दिन ही टूट जाता है कि हम आज से मान लो कि हम फास्ट फूड नहीं खाएंगे अगले दिन से, मतलब न्यू ईयर के इस साल से हम फास्ट फूड नहीं खाएंगे, या हम इतने अच्छे से पढ़ेंगे, तो क्या होता है वो सब टूट जाते हैं। तो उसी टाइप से जो नीति निदेशक तत्व होते हैं ना, जो उसके अंदर नीतियाँ बनी हुई होती है, वो भी सरकार क्या होती है इसी तरह से टूट जाते हैं। यह इस बात की ओर भी इशारा करता है ना कि जैसे चुनाव के समय जो राज्य सरकार होती है वो लोगों से क्या क्या वादे करती है, परंतु जैसे ही वो चुनाव खत्म हो जाते हैं तो क्या हो जाता है, वो सब जो वादे भी होते हैं वो भी सब खत्म हो जाते हैं। तो इसी टाइप से जो नीति निदेशक तत्व होते हैं, इसी टाइप से उन्होंने कई विचारकों ने क्या कर रखी है, इसकी आलोचनाएं कर रखी हैं। नेक्स्ट इसकी आलोचना इस बात पे की गई है कि जो राज्य पर्यावरण की सतत विकास को बनाए रखने में सक्षम नहीं है। कि सतत विकास का मतलब क्या होता है कि जिन संसाधनों का हम यूज़ आज करते हैं तो वो हमारी भावी मतलब भविष्य की जो पीढ़ियाँ हैं वो भी कर पाएँ उन सब चीज़ों का। तो यही चीज़ है कि सतत विकास को बनाए रखने में सक्षम नहीं होते हैं। ये बात ध्यान देने योग्य है ना कि भारत जंगली जानवर के लिए यह बहुत खतरनाक स्थिति है। इट मीन्स एक तरीके से यह इतने तरीके से कारगर नहीं होता है। जो ये नीति निर्देशक क्या होते हैं, तत्व होते हैं। ओके, अब ऐसी इसकी थर्ड आलोचना ये है कि इन सिद्धांतों के पीछे कोई वैधानिक शक्ति नहीं होती, मतलब कोई कानूनी तौर पे इसको क्या नहीं करवाया जाता, बाध्य नहीं किया जाता कि हाँ आप ये काम करो, तो इसलिए कोई शक्ति नहीं होती है वैधानिक शक्ति, और नागरिक राज्य को इनके अनुसार व्यवहार करने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो नागरिक है वो राज्य को क्या नहीं कर सकता, बोल नहीं सकता कि हाँ आप ये क्यों नहीं रेगुलेट करवा रहे, क्या नहीं हो रहे। जैसे कि आपको मैंने बताया कि आपका अगर मौलिक अधिकार को हनन होता है तो आप न्यायालय में जा सकते हैं, परंतु अगर राज्य की नीति निदेशक तब इतने तरीके से अच्छे से फॉलो नहीं होते तो आप न्यायालय की शरण नहीं ले सकते। वो सरकार के ऊपर डिपेंड करता है कि सरकार कितने अच्छे से उस वर्क को करवाती है। नेक्स्ट है इसका कि जो नीति निदेशक तत्व है ना, बहुत अधिक बातों का क्या कर दिया गया है, समावेश कर दिया गया, मतलब बहुत ज़्यादा इसमें बातें इन्वॉल्व कर दी गई हैं जिनमें कुछ तो बिल्कुल निरर्थक होती है, मतलब जिसका कोई अर्थ नहीं होता, परंतु इसके अंदर फिर भी इंक्लूड कर दिया। कई विचारकों का कहना है ऐसा, और उनका कोई महत्व भी नहीं होता। इस कारण से भी इसकी क्या करी गई है, आलोचना की गई है जो नीति निदेशक तत्व है हमारे उनकी, जिसका हमारा वर्णन किस भाग में किया गया है, पार्ट 4 में किया गया। आपको तो ये बात आराम से याद हो चुकी होगी, किस आर्टिकल तक किया गया है, 36 से लेकर 51 आर्टिकल तक इसका क्या किया गया है, उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट अब इसके हम सारांश को देख लेते हैं, इसकी शॉर्ट एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं कि हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा। इसके अंदर हमने देखा कि मौलिक अधिकार और नीति निदेशक तत्व दोनों आवश्यक होते हैं, जिनको कि भारत संविधान में क्या किया गया है, सम्मिलित किया गया है, जिसमें किसी की मतलब जिसमें तो भाग 3 के अंतर्गत हमारी राजनीतिक लोकतंत्र के रूप में देखने को मिलता है, जिसमें हमारे मौलिक अधिकार है जैसे कि मैंने आपको बताया। और ऐसी जो भाग 4 है उसके अंदर हम क्या देखते हैं, सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र के रूप में देखने को मिलता है। जैसे कि इसने लिख रखा है मैंने कि जो भाग 3 है उसको हम राजनीतिक लोकतंत्र के रूप में देखते हैं, ऐसी जो हमारा भाग 4 है उसको हम सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र के रूप में देखते हैं। और पूर्व अध्यक्षों का कहना है कि सकारात्मक और नकारात्मक अधिकार सम्मिलित होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया भी था कि जो मौलिक अधिकार होते हैं वो नकारात्मक होते हैं, जो हमारे जो राज्य के नीति निदेशक तत्व होते हैं वो कैसे होते हैं, वो सकारात्मक होते हैं। और एक कल्याणकारी राज्य की बात की गई है जिसमें सभी वर्गों को क्या किया गया है, ध्यान में रखा गया है। और सर्वोच्च न्यायालय जिसमें हमने सुप्रीम कोर्ट द्वारा कई विवादों में यह भी कहा गया है ना कि जो मौलिक अधिकार और जो नीति निदेशक तत्व होते हैं वो क्या होते हैं, वो एक दूसरे के संपूरक होते हैं एवं और क्या होते हैं, विरोधात्मक भी होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि राज्य के नीति निदेशक तत्व भी होते मतलब एक दूसरे के क्या होती हैं, पूरक होते हैं, जिसमें मैंने आपको स्टार्टिंग में ही इसका एक्सप्लेनेशन बताई थी। और मूल अधिकार एवं नीति निदेशक तत्व दोनों ही संविधान की क्या है, मूल संरचना में है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि BN राव ने इन दोनों को ही क्या किया गया है, मूल संरचना के अंतर्गत रखा है। और है ना दोनों के बिना है ना, इट मीन जो हमारे मौलिक अधिकार हैं और जो नीति निदेशक तत्व है ना, इन दोनों के बिना क्या कहा गया है, हमारे संविधान को क्या कहा गया है कि जो संविधान है वो कैसा है, बिना प्राण के शरीर जैसे, कैसा है कि बिना प्राण के शरीर का प्रतीत होता है। तो इसी टाइप से हमने एक्सप्लेनेशन भी देख ली कि हमने पूरे चैप्टर में क्या क्या पढ़ा, हमने क्या जाना कि जो मौलिक अधिकार हैं और जो नीति निदेशक तत्व हैं वो कैसे हैं और आखिर में इनका उल्लेख किस भाग में किया गया है, इन सब के बारे में हमने डीपली एक्सप्लेनेशन जानी। और जितने भी आर्टिकल्स थे हमने उनको भी देखा था, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल थे मैंने उनको बताया भी था आपको कि
उसमें कैसे डिवाइडेबल कर रखा है कि गांधीवादी विचार मतलब जो गांधीवादी सिद्धांत थे इसमें कैसे डिवाइडेबल कर रखा है, या हमारे जो सामाजिक सिद्धांत होते हैं उसमें। तो आपने देख लिया। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ से लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। आपको इस चैनल पे ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस प्रोवाइड होती रहेंगी। थैंक यू सो मच इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।